हो गया। हाँ, हेलो दोस्त, हेलो मेरे प्यारे बच्चे, मैं दीपक सर, फिजिक्स फैकल्टी एट मोशन, एक्स फैकल्टी एस मोशन एजुकेशन। हाँ, मैंने मोशन में पढ़ा चुका हूँ, वहाँ पे मैं आईडी फिजिक्स का फैकल्टी था। और मैं आपके लिए लेकर आया हीट 1 का लेक्चर नंबर 9। आज के लेक्चर में हम जो है क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे उसको पहले हम सिलेबस लिख दें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सिलेबस पहला है रेडिएशन, ये इंट्रो होगा। ईएम का, ईएम वेव क्या होता है उसका इंट्रो होगा। तो मोस्टली वेव का इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद हम तुमको पढ़ाएंगे प्रोवेस्ट, प्रोवेस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। तीसरा ब्लैक बॉडी, एंड चौथा इसी में होगा फ्रीज ब्लैक बॉडी, फ्रीज ब्लैक बॉडी। यहाँ तक आज हमारा लेक्चर होगा। रेडिएशन और उसका इंट्रोडक्शन, ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दूसरा है प्रोवेस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। प्रोवेस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज क्या कहता है, उसमें कुछ टर्म आएंगे, कुछ फार्मूले आएंगे, उसको बताएंगे। उसके बाद ब्लैक बॉडी का एक डिफिनेशन देंगे। उसके बाद फ्रेज ब्लैक बॉडी क्या होता है उसको बताएंगे। तो टोटल आज के लेक्चर में इतना ही होगा। तो हमने अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, फिर से दे देता हूँ। मैं दीपक सर, फिजिक्स फैकल्टी हूँ और मैं एक्स मोशन फैकल्टी रहा हूँ आईआईटी जेईई के लिए, जो है वहाँ पे कुछ दिन मैंने पढ़ाया था। तो लेट्स स्टार्ट विद रेडिएशन। रेडिएशन, तो रेडिएशन क्या है? जैसे हम लोग लाइट देखते हैं सन से, हमें पता है सन का टेम्परेचर जो है 5000 या 7000 के अराउंड है। तो सन के हायर टेम्परेचर पे वो रेडिएट करता है। जो हम लोग लाइट देख रहे हो, जिसको हम अपनी आंखों पे महसूस करते हैं, जिसमें विजुअल लाइट देख रहे हैं, तो वो भी एक रेडिएशन है, यानी वो भी एक वेव है, वो भी रेडिएशन के थ्रू ही आया है। तो रेडिएशन को हम महसूस करे हैं, यानी रेडिएशन जो है ऐसा नहीं है हमारी बॉडी के लिए, हमारे लिए नया है। हम बचपन से लाइट को देखते आ रहे हुए हैं, तो रेडिएशन को हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो रेडिएशन असल में है क्या, उसमें क्या चल रहा होता है, उसमें कौन सी चीज़ ट्रांसफ़र होती है, तो वो आज इसमें हम बताएंगे। तो ये कहा गया है कि अगर कोई बॉडी 0 केल्विन से ऊपर है या 0 केल्विन पे है या किसी भी टेम्परेचर पे, बस 0 केल्विन से ऊपर होना चाहिए, तो बॉडी ऑलवेज जो है हमेशा कंटिन्यूसली चीज़ों को रेडिएट कर रही है और रेडिएशन को ऑब्जर्व भी कर रही है। उसको भी अभी प्रीवियस एक्सचेंज थ्योरी में बताया जाएगा। तो रेडिएशन एक्चुअली क्या होता है कि एनर्जी को रेडिएट करना, उसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो मीडियम में भी अगर रहेगा तो भी वो पास करेगी, मीडियम नहीं है तो भी वो पास करेगी। तो अगर मोस्टली देखा जाए तो रेडिएशन जो होता है वो मीडियम जहाँ पे नहीं होता है वहाँ पे एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है। तो रेडिएशन, तो रेडिएशन जो है एक तरीका है एनर्जी का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र होना। या तो और इसका जो सबसे सिंपल एग्जाम्पल जो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रेडिएशन दोनों एक ही चीज़ है।
जब सन रेडिएट करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही रेडिएट करता है जो हमारी आंखों पे गिरती है। तो विजिबल रीजन की जो स्पेक्ट्रम होते हैं, विजिबल रीजन का जो फ्रिक्वेंसी होता है या एनर्जी होती है वही हमें दिखती है, बाकी हमें दिखती नहीं है। तो हम स्पेक्ट्रम बना लें, तो EM स्पेक्ट्रम, EM वेव स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले आता है रेडियो वेव, रेडियो वेव, उसके बाद आता है माइक्रोवेव। तो जो सबसे पहले एनर्जी या जो रेडिएशन निकलता है वो होता है रेडियो वेव, इसकी एनर्जी सबसे कम होती है। उसके बाद हमारा आता है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के बाद आता है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद हमारा आता है विबग्योर रीजन, विबग्योर, इसमें एनर्जी जो है इधर से इधर फ्लो होती है। तो हम कह सकते हैं ऑरेंज रेड आएगा, ऑरेंज आएगा, येलो आएगा, इंडिगो आएगा और ब्लू आएगा, और ऑरेंज के बाद ये यहाँ पे ग्रीन आएगा, येलो आएगा, इंडिगो आएगा, ब्लू आएगा। तो इसको मिटा देते हैं, इसको बोलते हैं विजिबल रीजन, यहाँ पे हमें एनर्जी जो है, यहाँ इस फ्रिक्वेंसी की जो रेडिएशन होगा या वेव होगा वो हमारी आंखों पे दिख जाएगा। उसके बाद आता है विबग्योर, अरे VIB होता है, VIB। उसके बाद आता है अल्ट्रा वायलेट, तो जिसको हम बोलते हैं UV, हमारे पास जगह नहीं है। उसके बाद आता है हमारा एक्स रेज, उसके बाद आता है गामा रेज, उसके बाद आता है कॉस्मिक रेज। ये हमारा स्पेक्ट्रम होता है। अब जब हम इधर से इधर जाएंगे स्पेक्ट्रम में तो एनर्जी का लेवल बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। अभी कुछ देर में हम फ्रीक्वेंसी भी समझाएंगे। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा और वेव लेंथ घटेगा। यहाँ पे वेव लेंथ 7800 होता है एंगस्ट्रॉम और यहाँ पे 3600 के करीब होता है। तो ये डाटा थोड़ा इधर उधर हो जाता है, आप डाटा देख लीजिए, लेकिन स्पेक्ट्रम में ही होता है। रेडियो वेव सबसे पहले निकलता है सबसे लो टेम्परेचर पे, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी या मतलब यहाँ पे जो भी है वो रेडियो वेव को ऑलवेज जो है हमेशा कंटिन्यूसली रेडिएट कर रहा है। उसके बाद माइक्रोवेव होता है, जैसे कि हमारे पास माइक्रोवेव का ओवन होता है, उसमें माइक्रोवेव रेडिएशन निकलता है। उसके बाद इंफ्रारेड आ जाता है। इंफ्रारेड के बाद जो होता है हमारा रेड निकलना शुरू होता है। सपोज करो तो ये देख लो, मान लो एक ब्लॉक है, क्या है, एक ब्लॉक है और वो इंफ्रारेड इमिट कर रहा है T टेम्परेचर पे। क्या कर रहा है? अगर हम टेम्परेचर और फर्दर बढ़ाएंगे तो ये पहले रेड इमिट करेगा, पहले वो रेड हो जाता है। सबसे पहले लोहा क्या होता है? लाल हो जाता है। हमको लगता है कि लोहा लाल हो गया है तो बहुत गर्म है, नहीं। तो लोहा लाल होने के बाद अदर कलर देना शुरू करते हैं, अदर कलर जो है स्टार्ट करते हैं और अंत में वो किस पे सेटल हो जाते हैं? वाइट कलर पे जाके सेटल हो जाते हैं। तो क्या होता है कि शुरू में वो इंफ्रारेड पे था, हम टेम्परेचर बढ़ाते गए, हमको रेड मिला, रेड के बाद ऑरेंज आया, ऑरेंज के बाद येलो आया, ग्रीन आया, येलो, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, आते आते वो वाइट हो जाता है, पूरी की पूरी तरह से वो सफ़ेद हो जाता है। इसीलिए हमने जब फैक्ट्री में देखते हैं कि लोहा बहुत जब गर्म होता है तो वो एकदम सफ़ेद सा निकलता है, एकदम सफ़ेद सा।
तो एकदम वाइट कलर का हो जाता है। तो अगर कोई मेटल है उसको गर्म करे तो अंत में अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो वो वाइट कलर देता है, लेकिन शुरुआत में वो क्या पहले देता है, पहले वो लाइट देता है, लाइट के बाद वो जाता है ऑरेंज होता है, ऑरेंज के बाद येलो देता है, फिर वो ग्रीन देता है, फिर विबगेयोर, ग्रीन के बाद ब्लू देता है, आई देता है, फिर येलो देता है। ये विबगेयोर होता है, विबगेयोर होता है, सबको ये याद रहता है। तो चलो इसको मिटकाते हैं, एक बार आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा हैं। तो आगे चलते हैं। तो थोड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का स्पेक्ट्रम हो गया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझ लेते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? तो मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये यानी कि बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है और आगे की तरफ कुछ प्रोपिगेट हो रहा है वेलोसिटी v से। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रहा है वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में क्या जा रहा है, अगर हम इसको एक्स डायरेक्शन मान ले, यानी कि हमको देखिए इस तरफ हमने अपने लेफ्ट पे जो है बी को, यानी मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है। अब ये दोनों फेज सेम फेज में है, यानी कि जब ये जीरो होगा तो ये जीरो होगा, जब ये मैक्सिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा, तो फिर ये जीरो होगा तो ये जीरो होगा। तो इस तरह से दोनों प्रोपिगेट कर रहे हैं, मतलब इस तरह से दोनों का जो है एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। तो आगे की तरफ आगे की तरफ आगे की तरफ, यानी कि आगे की तरफ क्या जा रहा है, ऐसे 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 आगे की तरफ हमारी एनर्जी जा रही है। तो आगे की तरफ क्या हो रहा है, एनर्जी फ्लो हो रहा है। तो जो हमें आंखों पे गिर रहा होता है, जो मिल रहा होता है, वो एनर्जी ही होती है। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी के परपेंडिकुलर होती है, जैसा कि हमने तुमको इसमें बताया, एनर्जी आगे की तरफ जा रहा होता है। तो जो ये स्पीड आती है v, जो कि c के बराबर है और जिसकी वैल्यू 3 × 8 की पावर 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, वो किसकी स्पीड है, वो असल में एनर्जी की स्पीड हो रही होती है, कि एनर्जी उतने वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रही होती है। ये तुमको फिर से EM में पढ़ाया जाएगा और भी जगहों पर पढ़ाया जाएगा। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा है और यहाँ पे मैक्सिमम है। तो इसको A मैक्स बोलते हैं या फिर एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए E हो जाएगा E मैक्स और मैग्नेटिक फील्ड के लिए B मैक्स हो जाएगा। तो इसमें कोई भी हो सकता है। देखो समय के साथ बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, किसी एक पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वही उसका एम्पलीट्यूड डिफाइंड होता है एट दैट पोजीशन पे। उसके बाद देखो यहाँ से ये स्टार्ट हुई, हायर गई, फिर जीरो हुई, फिर डायरेक्शन चेंज कर लिया। तो कोई भी वेव जीरो से स्टार्ट हो, मैक्सिमम जाए, अपना डायरेक्शन चेंज करके फिर मैक्सिमम जाए और फिर जीरो पे कंप्लीट हो जाए, तो उसका एक साइकिल चक्कर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद वो नेक्स्ट साइकिल सेम तरह से स्टार्ट करती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक को बोलते हैं वन साइकिल। क्या बोलते हैं, वन साइकिल। तो वन साइकिल में जितनी डिस्टेंस वो चल जाए, जिसका यूनिट लिया जाता है मीटर में, तो वन साइकिल में जो डिस्टेंस चली जाए उसी को बोलते हैं वेव लेंथ, जिसको हम डोनेट करते हैं किससे, लैम्डा से। और इतने लेंथ को चल जाने में जो टाइम लग जाता है, यानी कि एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लग जाता है, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ द वेव। टाइम पीरियड, तो इसको बोला जाता है टाइम पीरियड। ये बहुत छोटी छोटी बात है, 9th-10th में भी आप पढ़ चुके हो। तो टाइम पीरियड वो जो होता है जो एक साइकिल को कंप्लीट करने में लगता है। वेव लेंथ वो होता है जो एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो डिस्टेंस एनर्जी ट्रेवल कर जाती है, वो उसका वेव लेंथ होता है। तो वेलोसिटी कैसे निकलेगी, तो हमें पता है वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, लैम्डा अपॉन टी। लैम्डा अपॉन टी उसकी वेलोसिटी आ जाएगी। अब आता है फ्रीक्वेंसी। एक टर्म आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी सर? फ्रीक्वेंसी होता है, समझिए उसका डिफिनीशन ही है कि एक सेकेंड में कितना कंप्लीट चक्कर या कितना चक्कर कोई वेव लगाता है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो उसके निकालने का जो फार्मूला होता है 1/t,
यानी कि टाइम पीरियड से डिवाइड कर दोगे तुरंत हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, जिससे हमारा ये वाला फार्मूला इसमें चेंज हो गया। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। तो एनर्जी की स्पीड क्या होती है, लैम्डा इंटू 5। तो इसी वजह से देखो ये कांस्टेंट रहेगा, एनर्जी किस स्पीड से चलेगी वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। मीडियम चेंज हो जाने के बाद भी वो अपनी जो है नहीं, स्पीड कांस्टेंट नहीं होता है, उसका जो है फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है। फ्रीक्वेंसी जो है कांस्टेंट होता है। किसी भी वेव के लिए फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है। तो मीडियम चेंज होता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, उसका वेवलेंथ चेंज हो जाता है, लेकिन उसका जो है फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होता है। किसी एक पार्टिकुलर वेव के लिए, या हम कह सकते हैं किसी एक लाइट कलर के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा सेम होती है, उसके क्या चेंज हो जाते हैं, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, तो उसका वेवलेंथ चेंज हो जाता है। तो ये जो इनका यहाँ पे लाओगे तो रेशियो हो जाएगा, तो ये रेशियो ऑलवेज क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो वो तो तुम्हें आगे भी पढ़ाया जाएगा, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें इतना ही चीज़ था। एम्पलीट्यूड हो जाता है किसी टी टाइम पे, उस वो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो क्या है, एक साइकिल में जितना डिस्टेंस चल जाते हैं वो वेव लेंथ होता है, एक साइकिल में जितना टाइम लग जाता है वो टाइम पीरियड होता है, एक सेकंड में जितनी साइकिल हो जाती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। v इजकल टू लेमडा बाई टी इजकल टू लेमडा इंटू एफ होता है। और दूसरी चीज़ है कि E एंड B आर परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं और फेज शिफ्ट, जो फेज डिफरेंस बोलते हैं, डिफरेंस क्या, फेज में जो डिफरेंस होता है डेल्टा फाई, वो इनके बीच का 0 डिग्री होता है। यानी कि ये दोनों 0 पे स्टार्ट होंगे और मैक्सिमम पहुंचेंगे, फिर 0 पे स्टार्ट होंगे, फिर डायरेक्शन साथ चेंज करेंगे। तो इनका ए सी जो है, इनका जो फेज होता है वो 0 होता है, इनके फेज का डिफरेंस 0 होता है। तो पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रूवेस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो प्रूवेस्ट नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सचेंज थ्योरी दिया, जिसको हम बाद में एक्सचेंज थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि हर एक मटेरियल या हर एक चीज़ एनर्जी को रेडिएट करती है और ऑब्जर्व करती है। अगर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जितना एनर्जी वो रेडिएट करती है उतना एनर्जी वो ऑब्जर्व करती है। तो चलो देखते हैं। मान लो हमारे पास ब्लॉक है M का, और इसका टेम्परेचर मोर देन 0 केल्विन है, या फिर आप कह सकते हो -273 डिग्री से ज़्यादा है कोई टेम्परेचर, या बराबर भी हो सकता है। तो उस समय ये क्या करती है, एनर्जी को रेडिएट करती है, ये रेडिएट एनर्जी है, और उस समय ये एनर्जी को ऑब्जर्व करती है। तो 0 केल्विन पे या उससे अबव पे कोई भी बॉडी जो है एनर्जी का रेडिएशन करती है या ऑब्जर्वेशन करती है। ये कांस्टेंट प्रोसेस होता है, ये साइमल्टेनियस होता है कि जिस समय वो ऑब्जर्व कर रही थी हो सकता है उसी समय वो रेडिएट भी कर दे। तो ऐसा नहीं होता कि पहले रेडिएट करेगी फिर जो है ऑब्जर्व करेगी, वो दोनों एक साथ हो सकते हैं। वो दोनों क्या हो सकते हैं, एक साथ हो सकते हैं।
और जो ये रेडिएशन होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होता है। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक समझा चुके हैं। तो ये जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, ये जो एनर्जी को रेडिएट करती है, ऑब्जर्व करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में ही करती है। तो अब देखो क्या होता है, प्रवेश ने बोला कि जो बॉडी जो है ऑलवेज रेडिएट करती है और ऑब्जर्व करती है। तो सर जब वो ऑलवेज रेडिएट और ऑब्जर्व करती है तो टेम्परेचर मेंटेन कैसा होता है? तो हम समझते हैं इसी में हमें जो है पता चलेगा। तो जो बॉडी ज़्यादा करती है वही इफेक्ट दिखता है। सपोज करो कि क्या बोला उन्होंने कि हर बॉडी हमेशा ऑब्जर्व करती है और रेडिएट करती है। तो अगर वो साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व भी कर रही है और साइमल्टेनियसली जो है इमिट भी कर रही है, रेडिएट भी कर रही है, तो अगर वो दोनों का रेट सेम हो, यानी जितनी एनर्जी निकली उतना ही एनर्जी वो ऑब्जर्व कर लिया, तो उसका टेम्परेचर ना ही राइज होगा और ना ही उसका टेम्परेचर फॉल होगा। तो उस समय टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि जिस समय टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उस समय जितनी एनर्जी हम वो रेडिएट करती है उतनी एनर्जी वो ऑब्जर्व करती है। तो हर ब्लॉक जो है एनर्जी का रेडिएशन करती है। और जो इफेक्ट दिखता है तो सॉन इफेक्ट इक्वल टू क्या होगा? सॉन इफेक्ट इक्वल टू होगा जो प्रोसेस एक्सेस होगा, एक्सेस प्रोसेस ऑफ रेडिएशन और ऑब्जर्व्ड, यानी कि इसमें में से जो एक्सेस होगा वही इफेक्ट दिखेगा। अगर रेडिएशन ज़्यादा है तो वो इफेक्ट दिखेगा कि बॉडी रेडिएट कर रही है। अगर वो ऑब्जर्व कर रही है तो वो दिखेगा कि वो जो है हीट को ले रही है। तो वही इफेक्ट दिखता है। जो ज़्यादा होता है वही इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो आगे चलते हैं। तो इसमें सपोज करो 3 एग्जाम्पल ले ले। एक ब्लॉक B है, ब्लॉक का टेम्परेचर B है, सराउंडिंग S है। सेम ब्लॉक है, फिर सराउंडिंग 3 कंडीशन है। अब यहाँ पे है कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो, यानी सराउंडिंग का टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर इक्वल हो। यहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो लेकिन सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो, और यहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर कम हो और सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा हो। तो ये देखो जितनी एनर्जी ले रही है, यानी कि एनर्जी रेडिएट पर सेकेंड इक्वल टू एनर्जी ऑब्जर्व पर सेकेंड। अरे भाई जितनी एनर्जी उन्होंने निकाली उतनी ले ली, तो इसका टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और इसको बोलेंगे एट इक्विलिब्रियम की पोजीशन। तो रूम टेम्परेचर पे सब चीज़ इक्विलिब्रियम होता है, ना ही किसी का रेज होता है ना ही किसी का फॉल होता है। तो ये कंडीशन है जहाँ पे दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है। तो जितनी एनर्जी वो रेडिएट कर रहा होता है उतनी एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा होता है। लेकिन हाँ बेटा ऐसा नहीं है कि तुम कह दो कि नहीं सर ना ही वो ऑब्जर्व कर रहा है ना ही रेडिएट कर रहा है। वो साइमल्टेनियसली प्रोसेस हो रहे होते हैं। वो रेडिएट भी कर रहा होता है और एनर्जी को ले भी रहा होता है। तो अगर सनलाइट इस पर पड़ेगा अंदर और इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो क्या वो जो है एनर्जी नहीं लेगा? लेकिन अगर उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है तो उसका मतलब वो रेडिएट भी कर रहा है। तो ये होता है, यही तो थ्योरी ऑफ एक्सचेंज है। यहाँ पे देखो बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, यानी ये हॉट बॉडी है, यानी ये रूम में हॉट बॉडी है। तो ये क्या करेगा? एनर्जी को रेडिएट, यानी पर सेकेंड एनर्जी जो रेडिएट हो रही है वो ज़्यादा है ऑब्जर्व के। तो ये क्या होगा? ये हॉट बॉडी ठंडा होने लगेगा, बिकमिंग कोल्ड, या रूम टेम्परेचर। तो ये रूम टेम्परेचर तक आते आते इसका दोनों का इक्वल हो जाएगा। तो अभी ये क्या ज़्यादा कर रहा है? अभी ये रेडिएशन एनर्जी ज़्यादा कर रहा है। अब ये क्या है? ये कोल्ड बॉडी है, यानी कि रूम टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर कम है। तो ये क्या करेगा? रेडिएशन एनर्जी इसका कम होगा ऑब्जर्व्ड एनर्जी से,
यानी कि जो एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है, जो लेने वाली एनर्जी होगी वो इसकी ज़्यादा होगी, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये 3 केसेस हैं, नोट कर लीजिए। सपोज करो हमारे पास एक ऐसे स्लैब है, क्या है ये, एक स्लैब है, इस पे इंसिडेंट रे गिरता है। तो ये क्या है, इंसिडेंट रे गिरने का मतलब है एनर्जी इंसिडेंट, एनर्जी इस पे क्या हो रही है, फॉल हो रही है। तो इसमें जानते हो दोनों प्रोसेस होगा, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जिस तरह के हमने देखा है ऑप्टिक्स में होता है कि कुछ रेज क्या होती हैं, सरफेस से टकरा के वापस उसी मीडियम में लौट जाती हैं और कुछ उस मीडियम के अंदर जाती है। तो इसको क्या बोलेंगे, QR, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एनर्जी। जो एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गई उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एनर्जी, उसका सिंबल है QR। अब कुछ एनर्जी जो होगा ये क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, यानी अपनी एनर्जी को अंदर ले लेगा, तो इसको बोलते हैं ऑब्जर्व्ड एनर्जी, QA से शो करते हैं, ऑब्जर्व्ड एनर्जी होती है। उसके बाद यहाँ पे इस सरफेस से कुछ एनर्जी निकल जाती है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसमिटेड एनर्जी। क्या, ट्रांसमिटेड एनर्जी। तो जो एनर्जी इस स्लैब से पास होके दूसरे मीडियम यानी कि इस स्लैब को पास कर जाती है उसको बोला जाता है ट्रांसमिटेड एनर्जी। तो यहाँ पे एनर्जी इंसिडेंट हुई, कुछ रिफ्लेक्ट हुई, कुछ ऑब्जर्व कर लिया और कुछ आगे की तरफ भेज दिया, इसको बोलते हैं ट्रांसमिटेड एनर्जी। इसमें और कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, आप देख लीजिए फिगर में सब कुछ शो किया हुआ है। तो यहाँ पे ये 3 तरह की एनर्जी आपको मिल रही है, मतलब 4 तरह की एनर्जी है कि इंसिडेंट हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, ऑब्जर्व हो रही है और ट्रांसमिटेड हो रही है। तो पावर आता है, क्या आता है, पावर आता है। तो पहला है रिफ्लेक्टेड पावर, रिफ्लेक्टेड पावर क्या होता है, QR/QI, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल r से, स्मॉल r से डिनोट होता है। रिफ्लेक्टेड पावर होता है क्या, रिफ्लेक्टेड एनर्जी अपान इंसिडेंट एनर्जी का जो रेशियो होता है वो हमें क्या देता है, रिफ्लेक्टेड पावर देता है। दूसरा एब्जॉर्प्टिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर का मतलब है QA/QI, कि जितनी एनर्जी वो ऑब्जर्व कर लिया अपान जितनी एनर्जी इंसिडेंट हुआ, तो उसका रेशियो जो आता है वो एब्जॉर्प्टिव पावर आता है, जिसको हम स्मॉल a से शो करते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा क्या है, यहाँ पे देखिए, ट्रांसमिटेड पावर, जिसको स्मॉल t से शो करते हैं, और वो क्या होता है, Q2/QI। तो ये तीनों चीज होता है। तो पॉज करके नोट कर ले, रिफ्लेक्टिव पावर वो पावर होती है कि जितना पावर रिफ्लेक्ट हो गया अपॉन इंसिडेंट, ऑब्जर्वेटिव पावर वो होती है कि कितना ऑब्जर्व किया अपॉन इंसिडेंट, और ट्रांसमिटेड होता है कि ट्रांसमिटेड पावर अपॉन I। अब इसको मिटकाते हैं,
तो एक चीज हमें यहां से पता चलेगा, वो क्या कि इंसिडेंट पावर जो होगा वो रिफ्लेक्टिव पावर, ऑब्जर्वेटिव पावर और ट्रांसमिटेड पावर के इक्वल होगा। पहला चीज ये जान लो, पहला इक्वेशन, यानी कि जितनी इंसिडेंट एनर्जी होगी वो या तो रिफ्लेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस ट्रांसमिट, तीनों का जो सम कर देंगे टोटल एनर्जी के बराबर आ जाएगा। अब इसमें डिवाइड कर दो, भाग कर दो QI से, तो ये हो जाएगा 1, ये क्या आ जाएगा R, ये क्या आ जाएगा A प्लस ये क्या आ जाएगा T। तो ये देखो एक रिलेशन मिला, क्या मिला रिलेशन, R स्मॉल r प्लस स्मॉल a प्लस स्मॉल t इक्वल टू 1। ये ऑलवेज ट्रू होता है, ये क्या होता है ऑलवेज ट्रू होता है। तो प्रोवेस्ट ने यही बोला था कि हर बॉडी जो है, प्रोवेस्ट बोला ही क्या था, वो यही बोले थे कि हर बॉडी जो है एनर्जी का रेडिएशन करती है, ऑब्जर्वेशन कर देती है, और वो भी सेम टाइम पे हैं, सेम टाइम पे हर बॉडी जो है एनर्जी का रेडिएशन करती है और ऑब्जर्वेशन करती है, यानी एनर्जी को लेती भी है और एनर्जी को देती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। लेकिन उन्होंने बोला कि जब वो टेम्परेचर सराउंडिंग के ज़्यादा हो जाता है, यानी इक्विलिब्रियम के केस में तो वो जितना रेडिएट कर रही है उतना ऑब्जर्व कर लेती है, लेकिन जब एनर्जी बॉडी की ज़्यादा हो जाती है सराउंडिंग से, तो वो उसका क्या होता है, रेडिएशन बढ़ जाता है, ऑब्जर्वेशन घट जाता है। लेकिन जब उसका कोल्ड बॉडी हो जाती है सराउंडिंग से, तो वो ज़्यादा एनर्जी को इनटेक करती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, वो ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेगी और कुछ कम जो है रिफ्लेक्ट करेगी। लेकिन जब टेम्परेचर फिर बराबर हो जाएगा तो वो क्या करेगी, मेंटेन कर देगी। तो इतना ही था, तो इसमें हम मिटकाते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो अगला इसमें आता है इमिसिव पावर। अभी तक हमने जो है 3 पावर को डिफाइन किया। इमिसिव पावर का फार्मूला क्या होता है वो लिख लो, Q अपान A इंटू टी। इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है वाट पर मीटर स्क्वायर। अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या है, तो अभी साइड में हम लिख लेते हैं। सपोज करो कि हमारे पास एक बॉडी है, क्या है, एक बॉडी है। तो ये बॉडी जो है एनर्जी का क्या करेगी, एनर्जी का रेडिएशन करेगी ड्यू टू टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर। तो ये बॉडी रेडिएट करना स्टार्ट हो जाएगी ड्यू टू इंटरनल टेम्परेचर। अपनी टेम्परेचर की वजह से ये बॉडी जो है रेडिएट करना स्टार्ट कर जाएगी। वही तो प्रोवेस्ट थियरी है कि हर बॉडी है जो T टेम्परेचर पे जो 0 केल्विन से ऊपर होगा, तो वो बॉडी जो है रेडिएट करना स्टार्ट हो जाएगी, वो एनर्जी को रेडिएट करेगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो एनर्जी को निकालेगी, तो ये तो निकाल रही है? तो हर बॉडी अपने इंटरनल टेम्परेचर की वजह से एनर्जी को निकालती है। तो इमिसिव पावर जो होता है वो डिफाइन है, इमिसिव पावर। इमिसिव पावर डिफाइन क्या होता है, हीट रिलीज ड्यू टू टेम्परेचर ऑफ सरफेस। क्या, हीट रिलीज ड्यू टू टेम्परेचर ऑफ सरफेस ऑफ बॉडी। तो इमिसिव पावर होता है हीट रिलीज ड्यू टू टेम्परेचर ऑफ सरफेस ऑफ बॉडी अपॉन एरिया। इसको बोलते हैं एक्सपोज्ड एरिया। लिखो एक्सपोज्ड एरिया इनटू टाइम, जो कि ये बनता है। तो पॉज कर लो, इसका यूनिट है वाट पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि हीट अपॉन टाइम बराबर क्या होता है, I।
हीट अपॉन टाइम बराबर होता है आई। आई हम पढ़ चुके हैं, हीट करंट होता है जिसका यूनिट होता है वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इसका मीटर स्क्वायर होता है, इसका सेकेंड होता है, और इसका क्या होता है, जूल होता है। तो जूल पर सेकेंड वाट होता है और मीटर स्क्वायर। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको एक्सपोज्ड एरिया जो है एक्सप्लेन करते हैं। एक्सपोज्ड एरिया, तो हम दो कंसेंट्रिक स्फीयर लेते हैं, इसका एरिया, इसका रेडियस r1 है, और एक दूसरा लेते हैं इसी का, दोनों का सेंटर सेम है, और इसका r2 लेते हैं। तो जो सरफेस एरिया आएगा इसका और इसका सरफेस एरिया वो क्या आएगा, पाई r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। ये कैसे सर? देखिए सर, एक्सपोज एरिया यानी कि यहाँ पे से अगर ये इंटरनल टेम्परेचर की वजह से निकल रहा है तो इसका सरफेस एरिया प्लस इसका, इसके पास दो सरफेस एरिया है ना, दोनों से तो निकलेगा। तो ये टोटल सरफेस एरिया इसके पास इतना होता है। लेकिन जब हम इमिसिव पावर करेंगे तो एक्सपोज्ड एरिया लेंगे। क्या लेंगे? एक्सपोज्ड एरिया। सराउंडिंग के एक्सपोज कौन है? ये इंटरनल थोड़ी है, वो तो ये वाला है ना भाई। तो ये होता है पाई r2 का स्क्वायर। तो जो आएगा इसमें एरिया वो ये होगा। तो इमिसिव पावर EM बराबर क्या हो जाएगा, Q, यानी कि या फिर हीट में चेंज अपॉन एरिया इनटू टाइम। तो एरिया कौन सा हो जाएगा? ये वाला एरिया हो जाएगा। हीट में चेंज अपॉन एरिया अपॉन टाइम। तो एक्सपोज एरिया ये होगा। इसके लिए एरिया क्या आएगा? इसके लिए आउटर सरफेस एरिया आएगा। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इमिसिव पावर हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या होता है? हीट रिलीज बाय सरफेस ड्यू टू देयर इंटरनल टेम्परेचर अपॉन एक्सपोज्ड एरिया, जो एरिया सराउंडिंग के एक्सपोज होता है, अपॉन टाइम। तो इसको मिटाते हैं, पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो यही अब तक में प्रीवियस थ्योरी में था। तो प्रीवियस थ्योरी में यही था कि हर बॉडी जो है टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे हमेशा साइमल्टेनियसली एनर्जी को रिलीज करती है और एनर्जी को ऑब्जर्व करती है। और वो डिपेंड करता है कि कब ज़्यादा होगा, कौन सा इफेक्ट हमें दिखेगा, वो डिपेंड करता है उसके इंटरनल टेम्परेचर पे। तो अब आता है ब्लैक बॉडी। हर कोई जानता है ब्लैक बॉडी। पहला एग्जांपल सब लोग बताएंगे ब्लैक होल। अब क्या होता है? ब्लैक होल ब्लैक है, वो भी ब्लैक है, तो दोनों को जो है हम बोल देते हैं। लेकिन अगर प्योरली देखा जाए तो ब्लैक होल ब्लैक बॉडी नहीं होता है। ब्लैक बॉडी का कहने का मतलब है कि कोई बॉडी अगर 100% रेडिएट करे प्लस 100% रेडिएशन को ऑब्जर्व करे 100%, तब उसको क्या बोला जाएगा? ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी होने के लिए जितना भी रेडिएशन है, जितने भी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन है, वो सारी फ्रीक्वेंसी का वो रेडिएट करे, प्लस जितने भी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन है उसको ऑब्जर्व भी करे। लेकिन हम जानते हैं ब्लैक होल में जो चीज़ जाती है वो तो वापस आती ही नहीं है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन है और बिग डिबेट भी है। ये क्या है? बिग डिबेट पे भी है, डिबेट पे ही है। तो बिग डिबेट हो रहा है, बिग डिबेट है।
भारी चर्चा की का विषय है ये, बहुत ज़्यादा इस पे चर्चा हो रही है। दूसरा आता है सन। सन ऑलमोस्ट आइडियल ब्लैक बॉडी है। सन एक ऐसा है जो ऑलमोस्ट माना जाता है कि ये एक ब्लैक बॉडी है। क्यों? क्योंकि सन जो है हर तरह का रेडिएशन इमिट करता है, लगभग ऑलमोस्ट ऑल फ्रीक्वेंसी अवेलेबल इन देयर रेडिएशन। इनके रेडिएशन में हर तरह की एनर्जी को पाया गया है और ये सारी की सारी एनर्जी को ये ऑब्जर्व भी करता है। हमने देखा एनर्जी, हर रेडिएशन की एनर्जी को। अब आप सोचोगे सर वो इतना गर्म है तो छोटी छोटी एनर्जी को कैसे ऑब्जर्व करेगा? यहीं पे आ जाती है प्रॉब्लम बच्चों का। देखो बेटा, अगर वो उसका कितना भी टेम्परेचर हो, कितनी भी एनर्जी हो, वो छोटी एनर्जी के पार्टिकल को भी ऑब्जर्व कर लेता है। इसको जितना जल्दी समझ के और जितना जल्दी मान लेते हो वो आपकी क्वालिटी है। कि अब मान लो जैसे सन है, अब कहोगे सर सन इतना ज़्यादा गर्म, इतनी एनर्जी है उसके आसपास कि उसके बहुत दूर तक आप चले जाओगे तो भी जल जाओगे, तो ये छोटी सी एनर्जी वो क्या करेगी उसमें? भैया फिर भी वो लेगा, चाहे छोटा हो या बड़ा, ये हर तरह की एनर्जी को लेता है। इसीलिए हमारे जो कृष्ण भगवान है वो सांवले हैं, फिर भी वो सबको एक्सेप्ट करते हैं, चाहे काली हो या गोरी हो, हैं कोई भी गोपी हो, वो चाहे काली हो गहरी हो, सबको एक्सेप्ट करता है बंदा। तो काले हो तो तुम सबको एक्सेप्ट करो, तुम कृष्ण कन्हैया हो। तो उसी तरह हमारा सन भी अभी काला नहीं दिखता है, अलग बात है, एकदम पूरा वाइट दिखता है एकदम सफ़ेद चमकीला दिखता है। तो इसका ब्लैक का होने का मतलब नहीं है कि उसका कलर ब्लैक होना चाहिए। चमकीली वस्तु भी ब्लैक बॉडी हो सकती है। उसका बेसिक डिफिनीशन जो जाता है, कोई भी बॉडी ब्लैक बॉडी होगी अगर वो 100% रेडिएट करे प्लस 100% ऑब्जर्व करे। हमारा ब्लैक होल तो 100% का ऑब्जर्वेशन दिखाती है, उसमें कुछ भी जाता है तो वापस नहीं आता है। इवन की कॉस्मिक रेज भी घुसती है तो वापस नहीं आती है, लेकिन वो बेचारा रेडिएट नहीं करता ना, ऑब्जर्व तो कर लेता है, रेडिएट नहीं करता ना, वहाँ से कुछ निकल के वापस आता ही नहीं है। जबकि ब्लैक बॉडी में हमने शुरू में बोला था कि कोई भी ब्लैक बॉडी कही जाएगी कि अगर वो 100% का ऑब्जर्वेशन दे, ऑब्जर्व करे, एनर्जी को ले ले और 100% का वो रेडिएट करे, यानी हर फ्रिक्वेंसी में। तो ये भी, और प्रूवेस्ट थ्योरी से ये पता चला है कि अगर कोई 100% का रेडिएट कर रहा है तो 100% का ऑब्जर्व करेगा। या आप कह सकते हो कि अगर कोई बॉडी जो है 100% जो है ऑब्जर्व कर रही है, हर रेडिएशन को ऑब्जर्व कर रही है, तो वो 100% का रिफ्लेक्ट भी करेगी, यानी रेडिएट भी करेगी एनर्जी। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है आई एनर्जी को वापस घुमा देना, और रेडिएट का मतलब कि अंदर से एनर्जी को प्रोड्यूस करना। तो माना गया है कि अगर 100% का ऑब्जर्व हो रही है एनर्जी तो 100% का वो रेडिएट भी करेगा। एक गुड ऑब्जर्वर यानी एक गुड रेडिएटर गुड ऑब्जर्वर भी होता है। तो आगे चलते हैं, उसको एक क्वेश्चन में देख लेते हैं। प्रोवेस्ट का जो है कंक्लूजन था कि प्रोवेस्ट ने बोला था कि गुड रेडिएटर इज गुड अब्जॉर्बर, यानी कि जो गुड जो अच्छा सिर्फ एनर्जी को रेडिएट करता है वो अच्छा एनर्जी को ऑब्जर्व भी करता है। तो हमारे पास और दूसरी चीज़ है कि ब्लैक बॉडी का इसी में जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। ब्लैक बॉडी में कहा जाता है अगर कोई सरफेस डार्क हो, अगर कोई बॉडी डार्क हो, बॉडी इज डार्क एंड रफ सरफेस हो, रफ सरफेस हो, रफ सरफेस हो, तो वो क्या होगा,
गुड एब्जॉर्बर होगा, यानी वो एनर्जी को अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा। तो हमारा एक क्वेश्चन है, रूम टेम्परेचर पे और हाइयर टेम्परेचर पे एक दो बॉडी है, ये क्या है, शाइनी है और ये क्या है, डार्क है, और ये रफ है और ये स्मूथ है। तो कौन ब्राइट दिखेगा, मोर ब्राइट, विच वन इज मोर BRIGHT ब्राइट होगा। तो रूम टेम्परेचर पे ये ज़्यादा ब्राइट होगा, मोर ब्राइट, ये ज़्यादा चमकीला होगा, ये ज़्यादा चमकेगा और वो कम चमकेगा। लेकिन हाइयर टेम्परेचर पे ये क्या होगा, ये बॉडी जो शाइनी जो शाइनी है ये लो ब्राइटनेस होगा, इसमें से कम रेडिएट, लेकिन ये बॉडी जो होगा वो बहुत तेजी से एनर्जी को ट्रांसफर करेगा, बहुत तेजी से। तो ये हायर टेम्परेचर पे मोर ब्राइट होगा, GHT, ज़्यादा चमकेगा, तो ज़्यादा चमकेगा। तो लोअर टेम्परेचर पे ये चमकीली शाइनी स्मूथ सरफेस वाला क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को रेडिएट करेगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेगा, है। लेकिन जब ये हाइयर टेम्परेचर पे जाएगा तो ये अच्छा रेडिएटर होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को रेडिएट करेगा और ये कम से कम एनर्जी को रेडिएट करेगा। तो ये ज़्यादा चमकीला हमको दिखेगा, क्यों, क्योंकि ये इसके एनर्जी निकल रही है, हमारे आंखों पे पड़ रही है, तो ये हमें ज़्यादा चमकीला दिखेगा। और ये जब शुरू में होगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर देगी और ये कम रिफ्लेक्ट करेगी, तो कम रिफ्लेक्ट करेगी अपना ऑब्जर्व करके टेम्परेचर बढ़ाने में यूज कर लेगी, ये तो ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर देगी, तो ये चमकीला दिखेगा और ये क्या देगा, धूमिल दिखेगा, थोड़ा कम चमकीला दिखेगा। लेकिन हाइयर टेम्परेचर पे ये लो ब्राइटनेस होगा, इसका कम चमकीला दिखेगा और ये ज़्यादा चमकीला दिखेगा। तो आई थिंक यू जो है अंडरस्टैंड हो गया होगा क्या है। तो अब आते हैं जो आज का आखिरी लेक्चर, एक साइंटिस्ट ने एक ब्लैक बॉडी बनाई थी, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। हमको ब्लैक बॉडी समझ में आई कि 100% का जो ऑब्जर्वेशन कर लेता है या 100% का रेडिएशन कर लेता है वही उस ब्लैक बॉडी होता है। तो उसका नाम, उस साइंटिस्ट का नाम फ्रेज था, फ्रेज ब्लैक बॉडी। तो हम बनाते हैं, पहले बंदे ने कुछ ऐसा किया, ये बहुत छोटा सा छेद दिया उन्होंने एक, और यहाँ पे उन्होंने ब्लैक पेंट से पेंट कर दिया। इस अंदर की सरफेस को उन्होंने ब्लैक पेंट से पेंट कर दिया और यहाँ पे एक वेज टाइप का बना दिया। अब होता क्या कि अगर मान लो एक रेडिएशन आया ऐसे, तो ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ चला जाएगा, फिर 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 ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ चला जाएगा। तो बहुत कम चांसेस है, 0.01%, 0.001% के ऑलमोस्ट चांस है कि रिफ्लेक्ट बैक होके चांस टू रिफ्लेक्ट बैक इंटर्ड रेडिएशन
रेडिएशन वेव। तो इसके अंदर जो रेडिएशन वेव है वो 0.01% का चांस होता है कि वो निकल पाए, है। तो और दूसरी चीज, हर बार जब ये टकराता है तो अपना सिर्फ 1% का रिफ्लेक्शन शो करता है, कि ओनली 1% ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक। तो ओनली 1% एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक होती है। तो हर बार जितनी बार वो टकराएगा तो 90% का तो लॉस कर देगा, 99% एनर्जी लॉस टू द ब्लैक पेंट सरफेस। ब्लैक पेंट सरफेस के साथ वो 99% की एनर्जी को लॉस कर दिया जाएगा। तो मेरा एक क्वेश्चन है, तो बताओ इसमें ब्लैक बॉडी क्या हुई? तो ब्लैक बॉडी किसको कहेंगे? तो आपने सोच लिया है? कितने लोगों का आंसर है कि सर ये पूरा होल सेटअप जो है ब्लैक बॉडी की तरह एक्ट होगा, और कितनों का ये है कि नहीं सर जो अंदर का पेंट लगा हुआ है उसको हम ब्लैक बॉडी बोलेंगे, दूसरा। और तीसरा सर नहीं ये जो ये वाला पार्ट है वो ब्लैक बॉडी की तरह एक्ट करेगा। तो जिसने ये बोला है कि ये जो होल है वो आइडियल ब्लैक बॉडी की तरह एक्ट करेगा, उसी का आंसर सही है। तो यहाँ पे ये जो होल है, होल इज एक्टेड एज ब्लैक बॉडी। तो यहाँ पे ये जो छोटा सा होल है ना, वही ब्लैक बॉडी की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ से एक और ऑब्जर्वेशन आप ले सकते हो कि ब्लैक बॉडी होने के लिए किसी भी चीज़ को ब्लैक होने की ज़रूरत नहीं है। वो चमकीली हो सकती है, वो क्या हो सकती है, कोई सरफेस हो सकता है, कोई छोटा सा छेद भी ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव कर सकता है, जैसे कि हम देख लिए हैं। तो ब्लैक बॉडी का मतलब बॉडी लिख दिया है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई बॉडी ही हो। ये छोटा सा जो छेद है ना, वो भी ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इस चीज़ से जो अंदर गया वो फिर बाहर नहीं निकला है। बहुत कम चांसेस हैं कि यहाँ से कुछ रिफ्लेक्ट बैक होके निकले। तो ये जो होल है वो एक्ट करेगा किस तरह? एज ए ब्लैक बॉडी की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ आंसर होगा कि वो जो हमारा छेद है वो ब्लैक बॉडी की तरह एक्ट करेगा, यानी कि स्मॉल होल जो है ब्लैक बॉडी की तरह एक्ट करेगा। तो आज के सिलेबस में इतना ही रहा। हम फिर जो है अगला सिलेबस लेके आएंगे, अगली चीज़ लेके आएंगे, उसमें हम अगले से पढ़ाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच।